सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले सेल का डेफिनेशन क्या है? तो सेल क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स लाइफ विदाउट सेल के नहीं चल सकती है। तो लाइफ का यूनिट क्या हुआ? सेल हुआ। एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। ये लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑल द लिविंग सिस्टम आर मेड बाय सेल। जितने लिविंग सिस्टम है वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑल द फंक्शंस परफॉर्म इनसाइड द सेल। जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द सेल। क्योंकि वो सेल के अंदर चलते हैं फंक्शन, तो सारे सेल कलेक्टिवली मिलकर के फंक्शन को ऑपरेट कराते हैं। तो इंडिविजुअल सेल के अंदर भी क्या चलता है? फंक्शन ऑपरेट होता है, इसलिए फंक्शन का यूनिट भी हो गया। समझ में आ रहा है? सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट और साइंटिस्ट ने। ठीक है, रॉबर्ट ने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था। लेकिन जो सेल डिस्कवर किया था वो कौन सी सेल थी? वो डेड सेल थी। डेड सेल मतलब इन्होंने जो कॉर्कस सुबेरी जो प्लांट होता है, कॉर्क का जो प्लांट है, जहाँ से हम कॉर्क निकालते हैं, तो कॉर्क का इन्होंने जो सेल को कैसे देखा था? जो कॉर्क होती है, ठीक है, कॉर्क जान रहे हैं? कॉर्क का थिन सेक्शन किया, थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क निकाला, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो इनको हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दी। हनी बी कॉम्ब में मधुमक्खी के छत्ते की तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। तो उस स्ट्रक्चर पे उन्होंने क्या बोला? सेल बोला। ठीक है, वैसे सेल जो है एक लैटिन वर्ड से मिलके बना है। इसका मतलब होता है सेलुला। सेलुला, इट इज मेड बाय लैटिन वर्ड कॉल्ड सेलुला। और सेलुला का मीनिंग क्या है? क्लोज्ड कंपार्टमेंट। क्लोज्ड कंपार्टमेंट मतलब एक बंद कंपार्टमेंट। ठीक है, तो रॉबर्ट ने जब सेल को ऑब्जर्व किया, कॉर्क सेल को, तो उनको क्लोज कंपार्टमेंट, बंद कमरे की तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दी थी और उन्होंने इसका क्या नाम किया? सेल नाम किया था। समझ में आ रहा है? तो डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया? एंटोनी वॉन लीवनहॉफ साइंटिस्ट ने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। लिविंग सेल का मतलब बैक्टीरिया देखा था। ठीक है, पॉन्ड वाटर से बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखा, अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा था। ठीक है, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉफ ने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। इसके बाद देखिए एक सेल थ्योरी वर्ड है इसमें, सेल थ्योरी। दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडन एंड शॉन। अलग अलग उन्होंने, एक स्लाइडन थे, स्लाइडन, और दूसरे क्या थे? शॉन। ये बॉटनिस्ट थे और ये क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया, स्लाइडन ने क्या बताया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड बाय सेल्स। सारे प्लांट्स किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। एंड प्लांट्स कंटेन द टिश्यू। एक चीज़ और बताया कि प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? इस राइडर ने बताया था कि सभी किसके बने होते हैं? सेल के। एंड प्लांट्स कंटेन द टिश्यू। जो शॉन थे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया ऑल द एनिमल्स आर मेड बाय सेल। सारे एनिमल किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। ठीक है, जो चीज़ इन्होंने बताया, इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। एक चीज़ और बताया कि सेल कंटेन ए बाउंड्री आउटसाइड। सेल के बाहर एक बाउंड्री भी प्रेजेंट होती है, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि सेल कंटेन ए बाउंड्री आउटसाइड। सेल बाउंड्री होती है। ये चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले, क्योंकि एनसीईआरटी वर्ड मेंशन किया गया है कि सबसे पहले किसने बताया कि सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो किन्होंने बताया? शॉन ने बताया। ठीक, इन्होंने एनिमल सेल के बारे में तो बताया ही था, साथ में इन्होंने प्लांट सेल के बारे में थोड़ा सा बताया कि प्लांट सेल में
जो सेल वॉल इन्होंने बताया प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने केवल एनिमल सेल की बात की थी, उन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया था कि प्लांट सेल कंटेन द सेल वॉल, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये तीन चीजें शॉन ने बताई थी। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी है कि ऑल द, देखिए सेल थ्योरी दोनों, क्योंकि दोनों में कॉमन यही था कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। इन्होंने बताया ऑल प्लांट्स आर मेड बाय सेल, इन्होंने क्या बताया ऑल एनिमल्स आर मेड बाय सेल। अब चूंकि प्लांट्स और एनिमल को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म, तो दोनों का कंबाइंड, दोनों में जो चूंकि सिमिलरिटी थी काफी, तो दोनों ने एक मिलकर एक सेल थ्योरी दिया और क्या बताया ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड बाय सेल, सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं, ठीक है। ये क्या थी, सेल थ्योरी थी। लेकिन इस सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक क्या था कि उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल बनती कैसे है, हाउ द न्यू सेल सिंथेसाइज इन बॉडी, बॉडी में नया सेल बनता कैसे है, ये चीज नहीं बता पाए, ठीक है। कि सेल की सिंथेसिस कैसे होती है, सिंथेसिस जो है वो कैसे होती है, ये इन्होंने नहीं बताया। तो इसके बाद सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया गया। रॉबर्ट विल्को साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट विल्को, इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी में थोड़ा सा चेंजिंग किया और मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया। मॉडिफाइड क्या था, पहला पॉइंट तो सेम था कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड बाय सेल, सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। और दूसरा इन्होंने मॉडिफिकेशन किया, जो इनका ड्रॉबैक था कि न्यू सेल्स, जो नई सेल होती हैं, दे राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पुराने सेल से, पेरेंट सेल से नई सेल बनती हैं और होता भी ऐसे है, ठीक है। न्यू सेल कहाँ से बनती हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। पेरेंट सेल, जब सेल डिवीजन होता है ना, तो पुराने सेल से क्या होता है, सेल डिवाइड करके नई सेल बनती है। लेकिन सबसे पहला सेल कैसे बना, तो सबसे पहला सेल बना था डी नोवो प्रोसेस से। देखिए सेल बनती है पुरानी सेल से, सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से उसी सेल से डिवाइड करके नया सेल बन जाएगा। बट हाउ द फर्स्ट सेल अराइज, सबसे पहली सेल कैसे अराइज हुई थी, समझ ना, पहली सेल का मतलब, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये डिवाइड करके क्या बनाया, दो सेल बनाया, ठीक है। ये सेल कैसे बनी होगी, ये अपने पेरेंट से बनी होगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से सेल बनी होगी, ये भी किसी पेरेंट से बनी होगी, ठीक है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो सबसे पहली सेल कैसे बनी थी, तो सबसे पहले सेल जब अर्थ बन रही थी, इवोल्यूशन जब हो रहा था, उस समय एटमॉस्फेयर में जितने बायोमॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स सब मिल करके क्या बनाए थे, एक सेल बनाए थे। और सेल की प्रिमिटिव स्टेज क्या थी, कॉइसरवेट थी। सेल का जो इनिशियल स्टेज था वो था कॉइसरवेट, समझ में आया। तो सेल बनी थी नॉन लिविंग मैटर से, किससे बना था, नॉन लिविंग से, गैसेस के कॉम्बिनेशन से, बायोमॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने से सेल, पहली सेल बनी थी अपने आप, कह सकते हैं आप, अपने आप बना था, ठीक है, बाय इट्स सेल्फ। तो जब कोई चीज़ नॉन लिविंग से बनता है या अपने आप बनता है तो उसको बोलते हैं डी नोवो सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, डी नोवो सिंथेसिस। तो फर्स्ट सेल सिंथेसाइज बाय डी नोवो प्रोसेस, समझ में आ रहा है, पहली सेल डी नोवो प्रोसेस से बनेगा। और इसके लिए एक नाम दिया जाता है कि जो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल होती हैं वो पुराने सेल से बनती हैं, इसलिए नाम दिया जाता है ऑमनिस सेलुला डी सेलुला, ऑमनिस सेलुला डी सेलुला, ठीक है। मींस सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये हो गया सेल थ्योरी। अब आगे के पैराग्राफ में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये ओवरव्यू ऑफ सेल है, मींस सेल का ओवरव्यू। ये चीज आप लोग जानते हैं थोड़ा सा कि सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसी की डिटेल आगे पढ़नी है।
जो डिटेल आगे पढ़नी है इसका समरी यहाँ ओवरव्यू ऑफ सेल में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या बताया गया, देखिए सेल कंटेन ए मेम्ब्रेन आउटसाइड व्हिच इज सेमी परमेबल इन नेचर, सेल कंटेन साइटोप्लाज्म, ये सब लिखा हुआ है। सेल में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट डाउन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये सारी चीज़ें समराइज करके इसमें लिखी हुई हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं दैट कंटेन द मेम्ब्रेन आउटसाइड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल बोला जाता है। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस। मेंशन किया गया राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ सेल मेम्ब्रेन, कुछ ऑर्गेनल्स के ऊपर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, कुछ के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। और कुछ क्या है, जैसे लाइसोसोम्स हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, ग्लाइसोसोम हो गया, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है सभी, इसके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन होती है। ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस भी इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि क्या डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए कि एनिमल सेल है और क्या है यहाँ पर प्लांट सेल है। क्या डिफरेंस होता है बताते जाइए। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। यहाँ क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दूसरा डिफरेंस, एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या होती हैं? बहुत नॉर्मल, कभी एब्सेंट भी हो सकते हैं या अगर प्रेजेंट हैं तो दे आर स्मॉल इन साइज एंड मोर इन नंबर। साइज में छोटी होंगी, नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होंगी? वैक्यूल्स लेस इन नंबर एंड सॉरी मोर इन नंबर एंड लेस इन साइज। साइज जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ वैक्यूल्स क्या होंगी? लार्ज होंगी, वैक्यूल्स बड़ी होंगी एंड लेस इन नंबर, नंबर में कम होंगी, ठीक है। संख्या में क्या होगी? बहुत लिमिटेड होती है, मतलब कम संख्या होगी लेकिन साइज बड़ा होगा। वैक्यूल्स ऑक्यूपाई मैक्सिमम एरिया ऑफ द सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल सबसे ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करता है। अगला डिफरेंस एनिमल सेल में, और बताइए। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। यहाँ सेंट्रियोल एब्सेंट नहीं होता है, तब सेल डिवीजन कैसे होता है? यहाँ सेंट्रियोल नहीं होता है, समझ में आ रहा है? हाँ बताइए। इसका कोई पर्टिकुलर नेम है, निकाल नहीं हो रहा है, उसकी हेल्प से सेल डिवीजन यहाँ होता है, ठीक है। हम आपको बताएंगे, इसमें याद नहीं आ रहा। सेंट्रियोल यहाँ नहीं है, बट उसमें सेंट्रियोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करती है। और कोई डिफरेंस इसमें? और डिफरेंस देखिए क्या, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मोर इन नंबर इन कंपैरिजन टू द प्लांट सेल। यहाँ प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे? लेस, क्योंकि प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, एनिमल्स को ज़्यादा होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा यहाँ पर। यहाँ क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है और यहाँ क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो सबसे मेन डिफरेंस हो गया ये। अब अगला है सेल का साइज और शेप। तो सेल का साइज क्या क्या होता है, ठीक है। साइज, तो साइज देखा जाए जो सेल है उसमें, इसमें साइज कुछ दिए हुए हैं कि जो बैक्टीरिया है सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा कौन सा होता है? पीपीएल, तो इसको आप माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। वो क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। और इसका साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर, ये इसका साइज है। अब एनसीईआरटी में इसको दो जगह लिखा गया है, देखिए। एक जगह से लिखा है कि 0.3 लिखा हुआ माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये पीपीएलओ की बात कर रहे हैं, पीपीएलओ। प्लीरो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म,
उसका माइक्रोप्लाज्मा दूसरा नाम है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम पूरा नाम है। समझ में आ रहा है? स्मॉलेस्ट सेल होती है जो कि क्या है कि बैक्टीरिया है। इसका जो साइज दो तरीके से लिखा हुआ है, तो ये डायमीटर है। तो नेक्स्ट पेज पर आप देखोगे जहाँ डायग्राम बना हुआ है, देखिए इस पेज पर पेज नंबर 128 पर डायग्राम में लिखा हुआ है कि पीपीएल का साइज क्या है 0.1 माइक्रोमीटर और उसके स्टार्टिंग में लिखा हुआ 0.3। तो 0.1 ये है डायमीटर पे, ये क्या है डायमीटर दिया हुआ और ये क्या है लेंथ है। वहाँ मेंशन भी किया गया है कि माइक्रोप्लाज्मा की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 0.3 माइक्रोमीटर। समझ में आ रहा है? एक लेंथ है और दूसरा क्या है डायमीटर है। आरबीसी का जो आरबीसी का जो साइज होता है वो 0.7 माइक्रोमीटर, ये आरबीसी का साइज है। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे छोटा सेल हो गया, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है इट इज द लार्जेस्ट सेल। इसका जो साइज होता है लगभग 173 मिलीमीटर साइज है इसका। समझ में आ रहा है? ये लार्जेस्ट सेल होती है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है नर्व सेल। नर्व सेल ये क्या है लॉन्गेस्ट होती है 1 मीटर अप्रॉक्स। कितना होता है लंबाई लगभग 1 मीटर लंबाई होती है इसकी। अब ये तो जनरली हो गया। अब ह्यूमन की बॉडी में देखिए, ह्यूमन की बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हाँ क्या चीज ओवम। जो ओवम है ओवम क्या है इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। फीमेल में ओवम होता है तो सबसे बड़ी सेल होती है। समझ में आया? और सबसे छोटी सेल जो देखा जाए वो होती है सेरिबेलम। जो है सेरिबेलम क्या उसमें एक कोई पर्टिकुलर सेल है वो सबसे छोटी सेल होती है, मतलब ब्रेन के हिस्से में स्मॉलेस्ट सेल। बैक्टीरिया जितने होते हैं, बैक्टीरिया का जो नॉर्मल साइज होता है वो क्या होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। ये नॉर्मल साइज बैक्टीरिया के हैं, ठीक है। लेकिन स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम क्या है 0.3 माइक्रोमीटर। ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है, सबसे छोटी सेल। लेकिन बाकी बैक्टीरिया किसमें करते हैं 1 से 10 माइक्रोमीटर। लगभग 5 या 6 माइक्रोमीटर एवरेज साइज होता है। लिखा गया होगा प्रोकैरियोटिक सेल का बैक्टीरिया का साइज 5 या 6 माइक्रोमीटर, जो 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में रेंज करता है। अगला शेप ऑफ द सेल। सेल की शेप कौन सी होती है देखिए शेप्स ऑफ सेल। शेप है कुछ भी हो सकती है जो बुक में मेंशन किया गया है। आरबीसी फेस बाइकॉन्केव एंड ओवल, ठीक है। ओवल और बाइकॉन्केव ये किसका है ये आरबीसी होती है। इसकी आरबीसी कैसी होती है बाइकॉन्केव साइज की होती है। बहुत सारी सेल होती हैं इलोंगेटेड लंबी सेल्स होती है इलोंगेटेड। इसमें आता है नर्व सेल। नर्व सेल क्या है इलोंगेटेड है। एंड ब्रांच्ड सेल होती है। कैसी होती है ये लंबी भी होती है और ब्रांचिंग भी होती है। इसके बाद में जो मीजोफिल सेल्स होती हैं मीजोफिल सेल्स होती हैं इनका साइज क्या होता है स्फेरिकल। कैसी होती हैं स्फेरिकल साइज में होती हैं। समझ में? और जो सेल है इसमें देखिए सम सेल्स आर विदाउट एनी शेप। मतलब कुछ सेल ऐसी होती है जिनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे अमीबा है इसका कोई शेप फिक्स नहीं है। और WBC होती हैं कोई फिक्स शेप की नहीं है। समझ में आ रहा है? Some cell are elongated spindle shape. Spindle shape जानते हैं? This is the spindle shape. कौन सी सेल है ये? Tracheids. Tracheids क्या है? Spindle shape. और कौन सी spindle shape होती है? स्मूथ मसल्स जो होती हैं, स्मूथ मसल्स होती है ना, कैसी होती है स्पिंडल शेप। ये प्लांट सेल है वो एनिमल सेल हो गया। तो ये डिफरेंट शेप्स है सेल्स।
आगे प्रोकैरियोटिक सेल को बताना है। देखिए, तो पहले आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए, फिर प्रोकैरियोटिक सेल को बता देंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, पहला क्या है, साइज में होता है डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर, इससे छोटा भी हो सकता है, 1 से 10 से थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये जनरली रेंज साइज होता है। समझ में आया? और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन द कंप्लीट न्यूक्लियस। कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है? कंप्लीट न्यूक्लियस है। ठीक है, आगे समझाएंगे। इनकम्प्लीट का मतलब जानते हैं क्या? देखिए, नाम देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रोकैरियोटिक जो है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रो प्लस कैरियन। प्रो प्लस कैरियोटिक किससे बना है? कैरियन। 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ प्रोकैरियोटिक वर्ड, प्रो प्लस कैरियन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड क्या होता है? कैरियोलॉजी। कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है। तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यूकैरियोट जो वर्ड है, यूकैरियोट, ये 2, यू मीन्स ट्रू और कैरियन, ये कैरियन है। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। इसमें रियल न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। प्रिमिटिव का मतलब शुरुआती न्यूक्लियस। सबसे पहले यही सेल तो बनी थी इवोल्यूशन में, ये तो बाद में बने थे। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा और न्यूक्लियोलस नहीं होगा। ये 2 चीजें तो एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। ये है प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब। और यहाँ न्यूक्लियस क्या होता है? एडवांस। एडवांस का मतलब उसमें सारी चीजें हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी और न्यूक्लियोलस भी होता है। थर्ड डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बट आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों आपको सही लग रहा है, और पूछा जाए बट प्रोकैरियोट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो मेन डिफरेंस जानते हैं क्या? न्यूक्लियस का ही मेन डिफरेंस होता है। मेन न्यूक्लियस का डिफरेंस है, वहाँ कंप्लीट है तो वहाँ इनकम्प्लीट है। समझ में आ रहा है? तो मेन डिफरेंस दोनों में न्यूक्लियस का होता है, इसलिए नाम से देखिए मेन डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियस का होता है, बाकी तो डिफरेंस अलग चीज़ है। अगला डिफरेंस क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं जनरली। मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। अब किसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है? राइबोसोम के ऊपर नहीं होती है, वही प्रेजेंट होगा, वही तो प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन वाले सब नहीं होंगे इसमें कोई भी। और यहाँ क्या होते हैं? सब प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सब कुछ होगा उसमें, ठीक। अगला है राइबोसोम जो होता है इसमें। राइबोसोम कौन सा? राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है, वो होगा, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। खाली राइबोसोम 70S होता है और यहाँ राइबोसोम 80S होता है। अब इस S का मतलब जान रहे हैं क्या है? यहाँ पर स्वेडबर्ग यूनिट है। S क्या है यहाँ पर? स्वेडबर्ग यूनिट है। साइंटिस्ट थे स्वेडबर्ग। जैसे मीटर को, लेंथ को मेजर करने की यूनिट क्या? मीटर, सेंटीमीटर, इंच। वैसे ही राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन रेट होता है उसको मेजर करने की यूनिट क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। राइबोसोम का सेडिमेंटेशन का मतलब जानते हैं? जैसे 70S क्यों बोल दिया गया 80S? जैसे राइबोसोम जो होता है, अगर राइबोसोम को आप सेंट्रीफ्यूज कराएंगे, सेंट्रीफ्यूज जानते हैं? हाई वेलोसिटी पर किसी चीज़ को रोटेट कराना, वो होता है सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज जब कराएंगे राइबोसोम को, तो जो राइबोसोम धीरे धीरे बैठेगा नीचे, धीरे धीरे सेडिमेंट करेगा। कौन सा होगा? हल्की चीज़ धीरे धीरे सेडिमेंट करेगी, भारी चीज़ जो होगी वो जल्दी जल्दी बैठेगा नीचे, क्योंकि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के होता है। समझ में आ रहा है? तो 70S वाला राइबोसोम समझिए हल्का राइबोसोम है। इसका सेडिमेंटेशन रेट क्या है? कम है। ये 70 की स्पीड से, स्पीड जान लीजिए 70 इसका रेट है बैठने का, और इसका रेट बैठने का क्या जल्दी है?
ये भारी है थोड़ा सा। ये है स्वेडबर्ग यूनिट है। ये रेट ऑफ, ये क्या बताती है यूनिट? जैसे मीटर क्या बताता है? लंबाई बताता है। वैसे एस क्या? स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये क्या बताएगा? ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बताएगा कि किस रेट से वो सेडिमेंट कर रहा है राइबोसोम सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पर। समझ में आ रहा है? अगर नहीं जानते हो तो इसको लिख लीजिएगा। एस जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट ना तो पता है आपको, यूनिट है। और ये क्या करती है? डिफाइंस रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को बताएगा किसका? राइबोसोम का। उसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बताएगा। और क्या डिफरेंस होता है? प्रोकैरियोट्स जनरली सिंपल डिवीजन से डिवाइड करते हैं, जिसको आप ए माइटोसिस बोलते हैं। बैक्टीरिया किससे डिवाइड करता है? बाइनरी फिजन हुआ, ठीक है, सिंपल डिवीजन। माइटोसिस से डिवाइड नहीं करता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल माइटोसिस और मियोसिस से डिवाइड करता है, ठीक है। और डिफरेंस कोई? दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड्रीज में भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन के तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है। इसको आप क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स बोलते हैं। वो आगे में लिखा गया है, उसको समझ लीजिए क्या होता है। ये मीजोजोम्स ये क्या होते हैं? जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होगा, क्या होगा? जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो अंदर की साइड में क्या कर जाएगा? इनवेजिनेट कर जाएगा। इनवेजिनेट हो गया अंदर की साइड में, इनवेजिनेट कर गया। इसी को क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेशन प्रोसेस से एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स बोलते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है, रेस्पिरेशन में यही हेल्प करता है, समझ में? इसका काम क्या होता है? बहुत सारे वर्क हैं इसके, लेकिन एक वर्क क्या है इसका? रेस्पिरेशन, एक फंक्शन इसका हुआ है, ठीक है। अब ये मीजोजोम्स कितने तरीके से हो सकते हैं? तो इन बुक में लिखा हुआ है कि कितने टाइप्स के मीजोजोम्स हो सकते हैं। तो दे में भी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे हो सकती है? आपको डिस्क की तरीके से मिल सकता है, डिस्क लाइक। ये डिस्क लाइक दिखाई रहा है, ऐसा भी मीजोजोम हो सकता है। मीजोजोम ऐसा भी हो सकता है, ट्यूब्यूलर। देखिए ये मीजोजोम बना, ये ट्यूब लाइक है। ट्यूब्यूलर भी हो सकता है, ट्यूब्यूलर हो सकते हैं, और डिस्क लाइक हो सकते हैं, या बैग लाइक हो सकते हैं। उसको बोलते हैं वेजाइकल्स, वेजाइकल लाइक हो सकता है, बैग लाइक, ठीक है। तो 2-3 नाम यहाँ दिए हुए हैं, देखिए। पेज नंबर 128 यहाँ लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ वेजाइकल्स। पढ़ लीजिए। दीज एक्सटेंशन आर इन लास्ट लाइन, देखिए सबसे लास्ट लाइन 128 पर। दीज एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेजाइकल्स, ये वेजाइकल के फॉर्म में हो सकते हैं। वेजाइकल जान रहे हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बैग लाइक होती है उसको वेजाइकल बोलते हैं। ट्यूब लाइक हो सकता है, लैमेली की फॉर्म में हो सकता है। लैमेली का मतलब मेम्ब्रेन लाइक, पतला मेम्ब्रेन लाइक। देखिए ये एकदम ऐसे ही मेम्ब्रेन लाइक, इसी को पतला कर दीजिए मेम्ब्रेन। जैसे स्ट्रोमा लैमेली पढ़े हैं ना, क्रेनियम जो बनता है कैसे बनता है? लैमेली से बनता है ना। हाइलाइट मेम्ब्रेन क्या है? पतली पतली मेम्ब्रेन्स है ना। तो एकदम थिन मेम्ब्रेन की फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसा एक्सटेंशन बनेगा जो पतली मेम्ब्रेन की फॉर्म में होगा, ये लैमेली बोला जाएगा। इसके वर्क लिखे गए हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे मीजोजोम्स के वर्क है। डीएनए रेप्लिकेशन करना, डीएनए को डिवाइड करने में हेल्प करता है। सेल जब डिवाइड हो जाती है तो सेल को सेपरेट करने में इसका रोल होता है, किसका? मीजोजोम्स का। सेल सेपरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, और सिक्रीशन इसका फंक्शन हो गया। ये सेंटेमेंट कर लीजिए। रेस्पिरेशन हो गया, सिक्रीशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। डॉटर सेल में डीएनए बराबर अमाउंट में जाए, डीएनए बराबर अमाउंट में जाए, वो किसका काम है? मीजोजोम्स का वर्क होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन द डॉटर सेल्स। तो मीजोजोम्स देखिए करते क्या है, एक चीज और जान लीजिए, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं।
रेस्पिरेशन में कैसे मदद करते हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन बिना एंजाइम के होता नहीं है, एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा म्यूकोजोम्स का, उतना ही ज़्यादा एंजाइम होगा इसमें, क्योंकि इसी मेम्ब्रेन में तो एंजाइम लगा होता है। ठीक है, तो म्यूकोजोम्स क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर यही चीज़ मान लीजिए ऐसा हो छोटा स्ट्रक्चर हो, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और यही थोड़ा इलांगेट हो जाए तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो एंजाइम के कंटेंट को बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा एंजाइम इसमें प्रेजेंट हो मेम्ब्रेन में, ताकि रेस्पिरेशन तेज होगा, तो म्यूकोजोम्स क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। आगे लिखा हुआ है साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, बुक में देखिए साइनोबैक्टीरिया लिखा हुआ है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में भी मेम्ब्रेन लाइक एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है। जैसे ये मेम्ब्रेन का बना हुआ क्या एक एक्सटेंशन है, भार है जो अंदर की साइड में है। ठीक है, उसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया, इसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, उसमें भी मेम्ब्रेन का बना हुआ एक एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, मेम्ब्रेन का बना होगा, उसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। और ये क्या काम करता है? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर ये है ना, तो साइनोबैक्टीरिया में जो एक्सटेंशन होगा वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट प्रेजेंट होगा। तो इतना याद रखिए कि क्रोमैटोफोर क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया जो है, जो थोड़ा सा पेज नंबर कहाँ गया, 128 पेज नंबर पर देखिए, थोड़ा सा बैक्टीरिया बताया गया कि बैक्टीरिया में एडिशनल और क्या क्या होता है। आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखा। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं जो यूकैरियोटिक सेल में नहीं होती। तो एक्स्ट्रा क्या है? म्यूकोजोम देखें, एक एक्स्ट्रा चीज है ना म्यूकोजोम, जो आपको नहीं मिलेगा कहाँ? यूकैरियोटिक सेल में। अब प्रोकैरियोटिक सेल की थोड़ी सी डिटेल देखिए। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरीके की स्ट्रक्चर है। ये इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है न्यूक्लियोइड। जानते हैं क्या है न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियस नहीं होता ना, लेकिन न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियस ध्यान समझ लीजिए। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है जो पूरी सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियस इनकम्प्लीट है, अधूरा है तो सही, लेकिन क्या इनकम्प्लीट है? समझ रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस में। यहाँ पर ये जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है जेनेटिक मटेरियल? वो जिस एरिया में प्रेजेंट होता है, जिस रीजन में होता है, उसी रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। समझ में आया? न्यूक्लियोइड का मतलब जहाँ पर देखिए एक चीज देखिए, जहाँ पर OID वर्ड जुड़ जाएगा सफिक्स में OID, उसका मतलब होता है जस्ट लाइक, उसी की तरीके से। सोचिए कहीं वर्ड पहले भी बहुत सारे वर्ड होते हैं OID, OID जो वर्ड है इसका मतलब होता है जस्ट लाइक, न्यूक्लियस की तरीके से न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं है पूरा, ये न्यूक्लियस की तरीके से है। तो जिस एरिया में ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल जिस जगह पर प्रेजेंट होगा, उस रीजन को क्या बोलेंगे आप? न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड वो रीजन का नाम है, वो जगह का नाम है। समझ में आया? क्योंकि सेल ऑर्गेनल तो नहीं है, ये सेल ऑर्गेनल नहीं है, लेकिन क्या उस जगह को, उस स्पेस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो लिख लीजिएगा, ये है रीजन। ये मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, रीजन ऑफ सेल इन विच जेनेटिक मटेरियल फाउंड। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए क्या होता है? प्रेजेंट होता है इस जगह से। ये प्रोकैरियोटिक सेल में रीजन होता है न्यूक्लियोइड। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है जो है प्लाज्मिड। एक चीज़ क्या एक्स्ट्रा है जो कि क्या है? प्लाज्मिड, जो आपको यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, सॉरी मिलेगा, कहाँ मिलेगा? आपको ईस्ट सेल में मिलेगा।
ईस्ट में प्लाज्मिड होता है, समझ में आया? तो ऐसे नहीं, लेकिन ज़्यादातर प्लाज्मिड कहाँ होते हैं? ज़्यादातर जनरली प्लाज्मिड होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, इस बैक्टीरिया में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में नहीं है, ईस्ट में मिलेगा। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड बताइए क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये मेन डीएनए है जिसको आप क्रोमोसोमल बोलते हैं। ये हेरेडिटी को कंट्रोल करता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोम के अलावा एक डीएनए है, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। स्ट्रक्चर कैसी होती है? सर्कुलर होता है, ये ऐसा होता है, सर्कुलर है। क्या काम होता है प्लाज्मिड का? हाँ, ये प्लाज्मिड पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है। देखिए एक काम तो इसका ये है कि जीन मैनिपुलेशन, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में जीन को कहीं किसी सेल में भेजते हैं, जीन को, ठीक है, जीन ट्रांसफर करते हैं, तो प्लाज्मिड की ही हेल्प ली जाती है। तो प्लाज्मिड का एक काम क्या हो गया? जीन ट्रांसफर में मदद करना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में जीन ट्रांसफर होता है ना, प्लाज्मिड की हेल्प ली जाती है। दूसरा फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मिड कंटेन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। क्या होती है इस पर? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस पावर देता है। मतलब बैक्टीरिया को इम्यूनिटी कौन दे रहा है? बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में इम्यूनिटी कौन दे रहा है? प्लाज्मिड दे रहा है, क्योंकि इसमें जीन लगा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो जीन लगा हुआ है तो। दूसरा एंटीबायोटिक का मतलब उसकी हेल्प से किल हो जाएगा, लेकिन जो एंटीबायोटिक का जीन लगा रहेगा उसकी हेल्प से कोई मदद नहीं मिलेगी। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, समझ में? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये होता है प्लाज्मिड। इसमें लिखा हुआ बुक में, प्लाज्मिड कंट्रोल द सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बॉडी में कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। समझ में? कुछ कैरेक्टर को कंट्रोल कराएगा, तो क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आगे लिखा है, इन हायर क्लास यू विल लर्न दैट प्लाज्मिड आल्सो मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए समझ रहे हैं? आगे की क्लास में मतलब इसी में दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में कि जब फॉरेन जीन जो होती है, ये फॉरेन जीन है, ये फॉरेन जीन, देखिए इसमें ये लाइन बहुत थोड़ा समझ लीजिए, पूरा लाइन पढ़िए, लिखा होगा कि प्लाज्मिड हेल्प्स टू मॉनिटर द फॉरेन जीन ट्रांसफर इनटू द बैक्टीरिया, या लिखा गया बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? देखिए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन 3 तरीके से जाता है। जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया ये है, एक ये है, ये ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट मॉलिक्यूलर वाले में दिया है, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन से बताया गया है। तो इसमें 3 तरीके से जीन ट्रांसफर होगा। पहला तरीका क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहाँ से जीन इस बैक्टीरिया में, ठीक है, ट्रांसफर होगा बाय द हेल्प ऑफ द इन्वायरमेंट। बीच में इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से जाएगा। अब जीन उड़ के तो जाता नहीं है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? यहाँ से जीन आइसोलेट होगा, प्लाज्मिड की हेल्प ली जाएगी ना, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, किसी भी सेल से जीन का एक छोटा सा टुकड़ा जीन निकालते हैं, छोटा सा जीन, डिजायर्ड जीन, उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं ना। इसके बाद उस प्लाज्मिड को एक पर्टिकुलर सेल में भेजा जाता है। तो जीन कभी भी अकेले नहीं जाता किसी सेल में, जीन हमेशा एक प्लाज्मिड जो होता है, ये प्लाज्मिड, इसकी मदद से जीन ट्रांसफर होगा। हम इस प्लाज्मिड में एक पर्टिकुलर जीन को जोड़ेंगे और फिर पूरा प्लाज्मिड उसी सेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये जीन ट्रांसफर हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन से जाना जीन का। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा मेथड जो होता है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? इस सेल से जीनोम इस सेल में ट्रांसफर होगा बाय द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियोफाज और वायरस। वायरस की हेल्प ली जाएगी। तो जब वायरस से जीन ट्रांसफर होती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। और तीसरा होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है? पढ़ा आपने
सेक्स पिलाई पढ़े ना, सेक्स पिली। तो सेक्स पिली में क्या होता है, ये जो है एक ट्यूब बनती है, इसका सेक्स पिली आपस में कॉन्टैक्ट करेगा, कम्युनिकेशन ट्यूब बनेगा और इस ट्यूब के रास्ते डायरेक्ट ट्रांसफर होगा इसका जेनेटिक मैट्रिक्स। ये डायरेक्ट मेथड है। तो ये दोनों क्या है, डायरेक्ट। तो जो लिखा गया है उसमें देखिए लिखा गया है कि प्लाज्मिड जो होता है, फिर से पढ़ लीजिए, देखिए लिखा है हाई क्लास वी विल लर्न दैट प्लाज्मिड डीएनए यूज्ड टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा थोड़ा बहुत पढ़े है ना। देखिए समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ये डीएनए बनाया, इसमें ये जीन जोड़ा और इस प्लाज्मिड में जीन जोड़ दिया। इस प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोला जाता है ना। इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम होस्ट सेल में भेजते हैं। कई होस्ट सेल हो सकती है, कोई पर्टिकुलर तो भेजते नहीं है, मीडियम में ढेर सारा होस्ट सेल रखा गया है, प्लाज्मिड को भेज दिया। अब ये प्लाज्मिड इस सेल में पहुंचा, कैसे पता लगाएंगे कि वो किस सेल में पहुंचा है, इसका इसमें ट्रांसफर होना ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। प्लाज्मिड का इस जीन को यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इस सेल में प्लाज्मिड की हेल्प ले रहे हैं, तो प्रोसेस क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना। तो किस सेल में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसी को मॉनिटर करना है। इसको क्या करना है, मॉनिटर के पता लगाना है कि किस सेल में ये प्लाज्मिड गया। जिस सेल में जाएगा उस सेल में जीन भी जाएगा, उसी सेल में तो जीन पहुंचेगा। तो कैसे पता लगेगा, मान लीजिए इस सेल में ट्रांसफर होगा, हमको नहीं पता है इस सेल में है बात, तो इसी सेल को हमको सेलेक्ट करना आगे ना। आगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसी सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी सेल को हटा देंगे, समझ। इसी को मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दिया हुआ है कि कोई आप मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन बनाना चाहते हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उस सेल में पहले आप जीन को भेजेंगे, फिर जब ये सेल डिवाइड करेगी, ढेर सारी कॉपी बनाएंगे, तो ये जीन मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि एक सेल में एक जीन लगा हुआ ना। जब सेल डिवाइड करेगा तो इसकी ढेर सारी कॉपी रेडी होगी इस जीन की, और जीन से क्या बनता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, एंजाइम बनता है, हार्मोन बनता है। तो ढेर सारा हमको चाहिए भाई, इसका जब प्रोडक्ट हमको चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना। तो बाकी को हटाना है, इसको सेलेक्ट करना। तो कैसे पता लगाएंगे कि किसमें क्या, मॉनिटर कैसे करेंगे। तो ये लिखा है कि प्लाज्मिड का यही काम होता है, क्योंकि प्लाज्मिड पर क्या लगा होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इस पर लगी हुई है, प्लाज्मिड पर है। तो अगर आप मीडियम में टेट्रासाइक्लिन अप्लाई करा दीजिए, प्लेट में आपके पास ढेर सारा सेल है, उसमें पहुंचा किसी सेल में प्लाज्मिड, आपको देखना किस सेल में पहुंचा, टेट्रासाइक्लिन अप्लाई कराएंगे तो ये नहीं मरेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर लगी हुई है इस प्लाज्मिड में। तो ये सेल किल नहीं होगी, क्योंकि ये प्लाज्मिड क्या करेगा, रेजिस्टेंस दे देगा पूरी सेल को। ये सेल किल हो जाएंगे, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएंगे, इस सेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो किस सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसको मॉनिटर करने में किसका रोल था, प्लाज्मिड का ही रोल तो था। अगर ये प्लाज्मिड नहीं रहता तो आप मॉनिटर कर लेते कि ये जीन किस सेल में पहुंची, नहीं पता लगता, क्योंकि प्लाज्मिड में जो जीन एंटीबायोटिक जीन लगी है, इसी ने तो बताया, इसी की हेल्प से हमने क्या पता लगा दिया कि किस सेल में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। समझ में आ रहा है चीज़ें। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए, और जीन को ट्रांसफर करने में भी प्लाज्मिड का रोल होता है। अगर प्लाज्मिड नहीं रहेगा तो जीन ट्रांसफर नहीं होगा। आगे एक लिखा है इंक्लूजन्स। आप देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, ठीक है, कहीं इंक्लूजन बॉडीज एक टॉपिक में दिया है, लिखा है राइबोसोम, मैंने नहीं बता देंगे आपको, दोनों से साथ में दिया। इसके बाद देखिए सेल एनवेलप। इसमें ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। जो लाइन आपको बता रहे हैं, मॉनिटर प्लाज्मिड हेल्प्स टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए सेल एनवेलप क्या होता है और इसका मॉडिफिकेशन क्या है। सेल एनवेलप, एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। देखा है क्या होता है लिफाफा, एनवेलप। अब सेल का लिफाफा क्या है, सेल का एनवेलप क्या है,
तो जो सेल होती हैं, सेल है ये, ठीक है। एनवेलप में कितनी चीजें होती हैं? एनवेलप में देखिए आपको पहले सेल मेम्ब्रेन रहेगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल होगा, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल आपको कहाँ मिलेगा? एनिमल सेल में मिलेगा, सॉरी प्लांट सेल में और बैक्टीरिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये? प्लांट में और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होगा। इसके बाद में सेल वॉल के ऊपर भी, सेल वॉल के ऊपर भी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसको बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाद भी एक चीज होती है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये आपको प्रोकैरियोटिक में तो मिलेगा ही, साथ में यूकैरियोट्स में भी होता है ग्लाइकोकैलिक्स, लेकिन जनरली कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक में। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बना देती हैं? सेल एनवेलप बना देती हैं। तो सेल वॉल को तो आगे नेक्स्ट टाइम बता देंगे। ग्लाइकोकैलिक्स को थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स? जैसे ग्लाइकोकैलिक्स के कई काम होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा हुआ इस तरीके से ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ, सेल मेम्ब्रेन से ही अटैच करता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर तो प्रोकैरियोटिक सेल में उसके ऊपर सेल वॉल होगी ना, इसके ऊपर सेल वॉल है। लेकिन अगर प्रोकैरियोट को आप देखिए, बैक्टीरिया को देखिए, बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल, नीचे सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स उसके ऊपर रहता है। समझ में आया? लेकिन अगर एनिमल सेल को देखेंगे तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहती है, ठीक। तो क्या रहेगा? ये सेल मेम्ब्रेन से जस्ट कनेक्ट रहेगा क्या चीज? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो ओरिजिनेट होता है वो कहाँ से होता है? वो सेल मेम्ब्रेन के साथ ही होता है, जुड़ा हुआ। समझ में? सेल वॉल से होता हुआ जाएगा। अगर बैक्टीरिया है तो सेल वॉल से होता हुआ वो जाएगा। अभी क्या है? इसकी दो फॉर्म होती हैं, इसकी दो फॉर्म हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, क्या चीज है ये? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या? दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड व्हिच अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। उन्हीं दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है। समझ में? ये अगर मेंशन नहीं हो तो लिखा नहीं होगा, लिख लीजिए कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे कहाँ देखिए, ये क्या है? लिपिड है सेल मेम्ब्रेन में। ये क्या लिपिड है? देख रहे हैं ये क्या है? लिपिड है ना। लिपिड के साथ जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। और जब इस प्रोटीन के साथ ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट का चेन, कार्बोहाइड्रेट का जब चेन इसके साथ जुड़ेगा तो आप क्या बोलेंगे? ग्लाइको का बेसिकली यूज किया जाएगा और ये प्रोटीन हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। समझ में आया? ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया है ग्लाइकोलिपिड। अब इसका फंक्शन क्या होता है? जो बुक में लिखा गया है कि फंक्शन में, तो इसमें बैक्टीरिया में अगर आप देखें, ये बैक्टीरिया के केस में क्या फंक्शन होता है? ये बैक्टीरिया आपको थोड़ा सा इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर होती है वो क्या होती है? काफ़ी सॉफ्ट होती है और इलास्टिक लेयर होती है। तो उस लेयर को आप बोलते हैं स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं? स्लाइम। एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया है। इफ द ग्लाइकोकैलिक्स इज सॉफ्ट, अगर ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? सॉफ्ट है, इलास्टिक है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड है, क्या है? हार्ड है और टफ है, ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड एंड टफ, तो उसको आप बोलेंगे कैप्सूल। क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। तो यही स्लाइम लेयर और कैप्सूल, ये जब ये प्रोटेक्शन देता है इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट। मान लीजिए बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जब पहुंचते हैं तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको मारने की कोशिश करता है। तो बैक्टीरिया थोड़ा सा अपने आप की प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं? इसी कैप्सूल और स्लाइम लेयर की हेल्प से लेते हैं। क्योंकि ये सब लेयर हैं जो क्या इम्यून सिस्टम से इसको बचाएंगे, एनिमल के इम्यून सिस्टम से इसको क्या करेंगे? बचाने का काम करते हैं। एक तो ये बैक्टीरिया में काम हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, और इसका बैक्टीरिया में यही फंक्शन है, इम्यूनिटी देता है। समझ में? इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में क्या देता है? रेजिस्टेंस पावर देता है। शायद लिखा गया होगा उसमें, देखिए कहीं, देखिए लिखा है कैप्सूल डिटरमाइन द शेप, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया
यहाँ जो लिखा गया है इसमें पढ़ लीजिए। अच्छा वो सेल वॉल में लिखा गया इसलिए इसका फंक्शन नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन नहीं है, लेकिन आप ये लिख लीजिए इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन देता है। और अगर यूकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोकैलिक्स का काम ये होता है कि एक सेल दूसरी सेल को पहचानती कैसे है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन। लिख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेल दूसरी सेल को पहचानती कैसे है, जब टिश्यू बनता है ना, तो टिश्यू में क्या होता है, सेल आपस में ग्रुपिंग करती है ना। टिश्यू बनते समय एक जैसी सेल आपस में ग्रुप बनाती हैं, तो कैसे पहचानती हैं कि हमारी वाली सेल है। तो चूंकि सेल की सरफेस पर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है सेल की सरफेस पर, और दूसरी सेल्स के भी सरफेस पर क्या ग्लाइकोकैलिक्स होता है। दोनों के ग्लाइकोकैलिक्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अगर एक जैसे। तो ग्लाइकोकैलिक्स की हेल्प से सेल टू सेल रिकॉग्निशन होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में इसका फंक्शन होता है। तो इस लाइन को आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। इन द यूकैरियोटिक सेल ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प्स इन द सेल टू सेल रिकॉग्निशन। In eukaryotic cell, glycocalyx helps in cell-to-cell recognition. Cell-to-cell recognition. एक सेल से दूसरी सेल से पहचानने में हेल्प करती है। और बैक्टीरिया जो होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में टिश्यू तो बनाना नहीं है, बैक्टीरिया तो अकेले एक सेल हो गया ना, सिंगल सेल हो गया बैक्टीरिया, उसमें टिश्यू बनना नहीं है, तो वहाँ रिकॉग्निशन नहीं होता है। वहाँ इसका काम क्या है, वहाँ जो है इम्यून सिस्टम मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। समझ में आया, लिख लीजिएगा, प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो सेल एनवेलप में तीन चीजें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन को आगे डिटेल में पढ़ना है, सेल वॉल को भी बताएंगे आगे। और ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स की दो फॉर्म, कैप्सूल और स्लाइम हो गया। आगे एक चीज और छूट गया थोड़ा सा, देखिए ये बताइए डिवीजन ऑफ लेबर जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर और क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें एक सेल होती है और इसमें मोर देन 1 मिलियन सब सेल होती है मल्टीसेलुलर में। इसमें जो एक सेल होती है तो अकेली यही सिंगल सेल है, इट इज क्या होती है, सारा काम यही कर सकती है। समझ में, ये सारा वर्क करती है। और यहाँ पर क्या मल्टीसेलुलर में हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं क्या वो सब एक जैसी हैं। यूकैरियोटिक सेल में सारी सेल एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। एक टिश्यू की सारी सेल एक जैसी होंगी, दूसरे टिश्यू की दूसरी सेल एक जैसी होंगी। तो टिश्यू के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। तो मान लीजिए जैसे हार्ट बना हुआ, तो हार्ट में कई टिश्यू लगे हुए हैं, तो हार्ट में भी ढेर सारी सेल हो गया, समझ में। लेकिन वो सारे सेल मिल करके एक जॉइंट काम करती हैं। जैसे हार्ट का मेन काम क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड हो गया, तो सारे सेल मिलकर कोई पंपिंग ऑफ ब्लड करा रही, लेकिन सबका इंडिविजुअल काम देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा अलग है सबका, समझ में। तो यूकैरियोटिक्स और यहाँ पर क्या है, सारा काम ये करेगी। अब इसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है, डिवीजन ऑफ लेबर वो यूनिसेलुलर में नहीं होता, होता है नहीं, मल्टीसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। काम का बंटवारा होता है कि हार्ट के सेल कुछ और काम करेंगे, किडनी वाले कुछ और काम करेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का मतलब काम, तो काम में क्या होता है, डिवीजन होता है, सभी का काम अलग अलग होता है। लेकिन यूनिसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ होता है, इसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन वो कहाँ, किस लेवल पर है। देखिए यूनिसेलुलर में नोट कर लीजिएगा, जो यूनिसेलुलर बॉडी होती है उसमें नोट कर लीजिए, इन द यूनिसेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर फाउंड एट द लेवल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के लेवल पर है, सेल ऑर्गेनेल्स, इसके लेवल पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इनके बीच में होता है डिवीजन ऑफ लेबर। देख लीजिए, होता है डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे क्वेश्चन आएगा डिवीजन ऑफ लेबर फाउंड, तो आप सीधे यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल में कहेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर किस लेवल पर होता है, तो सेल ऑर्गेनेल के लेवल पर होता है। और कैसे होता है, देखिए जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं ये दोनों में है, ये आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, लेकिन स्पेशली ये प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में वो वाला डिवीजन ऑफ लेबर तो है नहीं है, सेल के बीच वाला, सही है। जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और काम करेगा, क्लोरोप्लास्ट कुछ और काम करेगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम कुछ और होगा, राइबोसोम कुछ
और बस आपका अलग हुआ। तो सेल ऑर्गेनल अलग अलग काम कर रहे हैं ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल सॉरी यूनिसेलुलर में चूंकि एक ही सेल है तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ पर है? वो सेल ऑर्गेनल्स के लेवल पर है, सेल के लेवल पर नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स के लेवल पर है। देखा जाए समझ में ना, क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग काम कर रहे हैं। अब चूंकि अलग अलग यूकैरियोटिक सेल में करते हैं, अब चूंकि यूकैरियोटिक सेल में काम होता है सेल के लेवल पर, मेनली किस पर होता है? सेल के लेवल पर बोलते हैं। समझ में आया? ये इसका आंसर यही है। कौन सा होगा? यूनिसेलुलर। हाँ जी, आपकी बात सही है। देखिए राइबोसोम हो गया, जिससे आंसर तो इसका यही है, आंसर इसका ये है कि यूनिसेलुलर में सेल ऑर्गेनल के लेवल पर होता है। हालांकि ये चीज़ें नहीं होती, सॉरी मिस्टेक हो गया कि ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होगा, लेकिन राइबोसोम हुआ, मीसोसोम हुआ, ठीक है, सेल ऑर्गेनल की तरह बिहेव करता है ना, सेल ऑर्गेनल की तरह बिहेव करता है। अगर क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाएगा कि यूनिसेलुलर में किस लेवल पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, आंसर आप सेल ऑर्गेनल ही बताएंगे, उसमें कोई मिस्टेक नहीं, ये 100% सही है। क्योंकि राइबोसोम है, उसमें न्यूक्लियस की तरीके से स्ट्रक्चर तो है, न्यूक्लियस नहीं लेकिन न्यूक्लियस के तरीके से स्ट्रक्चर तो है, मीसोसोम की पार्ट पर नहीं होगा। ज़्यादातर ठीक है, ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन जो प्रेजेंट हो उसमें वो उसके लिए हम ये कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो सबका अलग अलग काम होता है, तो वो तो देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल में भी काम होता है, लेकिन एक डिवीजन ऑफ लेबर अगर पूछा जाए कि किस लेवल पर होता है, क्या होता है, नहीं होता है, तो सेल के लेवल पर नहीं होता है, सेल के लेवल पर नहीं, वो सेल ऑर्गेनल्स के लेवल पर है, जो भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं उसके लेवल पर। समझ में आ रहा है? सेल ऑर्गेनल के लेवल पे तो प्रो में भी होगा। हाँ वो तो दोनों में होगा, लेकिन प्रो में तो एक्चुअली मेन तो सेल के लेवल पर देखा जाए ना, सेल के लेवल पे भी दोनों में है, वो चीज़ दोनों में, ऑर्गेनल के भी लेवल पे वो दोनों में, यूकैरियोटिक दोनों के लेवल पर है। आपको इसमें कंफ्यूज ना होइए कि उसमें सेल ऑर्गन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ सेल ऑर्गन तो हैं जैसे राइबोसोम है, ठीक है, तो उसमें आंसर इसका ही है, आप लोग चलेंगे आपको ये नहीं कि यूनिसेलुलर सेल ऑर्गन आगे नेक्स्ट टाइम बताना पड़ेगा। सेल वॉल बताना है, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, साइड